इससे पहले हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना आरंभ किए थे, जिसमें पहले हम लोगों ने विद्युत आवेश किसे कहते हैं या कैसे होता है, ये कितने प्रकार का होता है तथा उन अलग अलग प्रकार की उत्पत्ति कैसे हुई और हम इन आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि इन आवेशों के कारण हमें विद्युत धारा कैसे प्राप्त होती है। इसके लिए ये हम लोग जान रहे हैं या जानते हैं कि धारा शब्द ही यह बताता है किसी चीज़ का प्रवाह। जैसे हम कहते हैं जल की धारा बह रही है तो इसका मतलब जल प्रवाहित हो रहा है, और कहीं तालाब में जल एकत्र है उसे हम जल की धारा नहीं कहेंगे। किसी पाइप से पानी बाहर निकल रहा है उसे हम जल की धारा कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जिस समय हम विद्युत धारा कहेंगे तो विद्युत धारा के लिए हमको इस चीज़ का ये पता लगता है कि यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन धारा का प्रवाह होते समय किस चीज़ का प्रवाह होता है तो हम विद्युत धारा कहते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, और यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। आज इस भौतिक विज्ञान के पहले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा जिसे हम सामान्य तौर पर कहते क्या है, करंट। अब है क्या, यदि कहीं पर आवेश एक स्थान पर संचित हुआ है तो हमें कोई धारा नहीं मिलती है। जिस प्रकार से तालाब में कहीं पानी संचित है तो इससे कोई धारा नहीं मिलती है, इसे हम कोई धारा नहीं कहते हैं। लेकिन जब यही जल बहने लगता है किसी दिशा में तो उसे हम क्या कहते हैं, जल की धारा। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी चालक वस्तु पर आवेश संचित है तो उस समय वह आवेश का संचय किया हुआ है लेकिन कोई धारा नहीं बह रही है। लेकिन जब किसी दूसरे आवेशित चालक से इसे जोड़ दिया जाता है और दोनों के आवेशों में अंतर पाया जाता है तो हमेशा आवेश उच्च विभव से यानी उच्च आवेश से यानी धन अधिकतम आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरह प्रवाहित होता है, और यह तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों आवेशित पदार्थों के आवेश बराबर नहीं हो जाते हैं। जिस प्रकार से दो अलग अलग तल वाले बीकरों को अलग अलग जल तल वाले बीकरों को यदि आपस में जोड़ देते हैं किसी पाइप से, तो जिसमें अधिक ऊंचाई तक पानी रहता है वह निम्न ऊंचाई वाले पानी वाले दूसरे बीकर में प्रवाहित होता रहता है। और यह कब तक होता रहता है, जब तक कि दोनों में तल का तल बराबर नहीं हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी उच्च आवेशित वस्तु से निम्न आवेशित वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आइए हम विद्युत धारा की परिभाषा लिखेंगे और इसी के आधार पर हम उसके सूत्र का निरूपण करेंगे तथा आने वाले उसके मात्रक की भी हम गणना करेंगे। देखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब किसी चीज का यदि हमको दर निकालना है तो तुरंत ही हम करेंगे क्या, उस वस्तु की मात्रा में हम समय से भाग देते हैं। अब यहाँ पर हम कल्पना क्या करेंगे, यदि कोई चालक है और उसमें क्यू आवेश, क्योंकि आवेश को हम कैसे व्यक्त करते हैं, क्यू से, क्यू का मतलब है कूलाम से। ये क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है और कितने समय में, टी समय में, तो हमारी उसकी दर क्या होगी या धारा क्या होगी, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगी, क्यू बटे टी। यदि किसी चालक में क्यू कूलाम का आवेश टी सेकंड में प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाह की दर या विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय कूलाम में, और ये हो जाएगा सेकंड में, कूलाम में सेकंड में। ये आवेश की मात्रा कितनी हो, क्यू कूलाम हो, तथा समय टी सेकंड हो, तो ये हो जाएगा कितना, क्यू कूलाम बटे टी सेकंड, यह बराबर हो जाएगा धारा आई। यानी आई बराबर क्या होगा, क्यू बटे टी कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम कहेंगे क्या, एम्पियर। यहां पर हम देख रहे हैं विद्युत धारा का मात्रक हम कूलाम प्रति सेकंड या उसे हम एम्पियर कहते हैं। यहां से हमें धारा का मान निकल गया, उसका मात्रक हमें निकल गया कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। अब हम इसको देखना क्या चाहते हैं कि इस कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, यहां पर ये देख रहे हैं यदि क्यू बराबर हमारा हो कितना, क्यू बराबर 1 कूलाम तथा टी बराबर 1 सेकंड हो, तो आई बराबर क्यू बटे टी से 1/1 बराबर 1 एम्पियर। यानी यदि आवेश तथा समय दोनों की मात्रा 1 इकाई हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। अर्थात यहां से हम एम्पियर की परिभाषा निकाल सकते हैं, यदि किसी चालक में चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में
प्रवाहित किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। यहाँ से एम्पीयर की परिभाषा में प्राप्त हो गई है। अब आइए यहीं से हम एम्पीयर की एक दूसरी परिभाषा का भी हम निर्माण कर सकते हैं। उसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे उसको बनाएंगे। यह आप लोगों को बताया जा चुका है कि किसी चालक में बहने वाली धारा जो होती है या प्रवाहित होने वाला आवेश जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम व्यक्त क्या करते हैं, ई से। इलेक्ट्रॉन के आवेश का यदि गुणक होता है तो Q हमारा हो क्या सकता है, यानी Q बराबर क्या हो सकता है, एन ई, जहां n क्या है एक पूर्णांक संख्या है और E क्या है इलेक्ट्रॉन का हमारा आवेश है। चूंकि हर एक आवेशित वस्तु जो है उस पर पाए जाने वाला आवेश जो है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से व्यक्त करते हैं, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कितना, n गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 कूलम। जहां n हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। और यदि हम किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो I बराबर हमारा कितना होगा, 1 एम्पीयर है। तो समय हमारा समय t बराबर या 1 सेकंड हो तो I बराबर Q बटे टी, ये बराबर होगा क्या, एन ई बटे टी। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एन ई का मान है n गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 कूलम बटे टी कितना है, 1 सेकंड। और यहाँ पर I का मान यदि 1 एम्पीयर, I बराबर कितना हो हमारा, 1 एम्पीयर हो, I बराबर 1 एम्पीयर हो तो यहाँ से होगा क्या, 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 कूलम, या एम्पीयर हो रहा है तो इधर ये भी क्या होगा, कूलम प्रति सेकंड। इतना गुणे कितना हो रहा है, एन ई बराबर है 1, क्योंकि इसका तिरछा गुणा यहाँ पर हुआ और इसका गुणा यहाँ पर हुआ, तो ये बराबर 1 के हो गया। अब n बराबर यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है, 1 बटे 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19। ये बराबर हमारा आएगा कितना, 1 बटे 1.6 गुणे 10 के घाते 19। अब इसको यहाँ पर कर दे 0, ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, यानी 5 बटे 8 गुणे 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन। ये बराबर होगा, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 0.6 और 8 छक 48, हासिल 2, और फिर कितना हो रहा है, बच रहा है 2, फिर हो जाएगा 20 और हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40 गुणे 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन।
ये बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यहाँ से हम एम्पियर की परिभाषा निकाल रहे हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर यदि किसी चालक में एक सेकंड में 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो चालक में बहने वाली धारा कितनी होगी? हमारी 1 एम्पियर होगी। अर्थात यहां से हम कर सकते हैं, यदि किसी चालक में 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर पाई जाती है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्या कुछ चीज़ और देखते हैं जो है नहीं, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं तो आदेश सदिश के आप लोगों के काम में आती है। हमेशा आप लोग देखते हैं कि आवेश की प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है और धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में पाई जाती है। यानी धारा एक क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि अदिश और सदिश में अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिसके निरूपण के लिए हमें परिणाम और दिशा दोनों की नहीं जरूरत होती है, और परिणाम की जरूरत दिशा परिणाम या मात्रा की जरूरत होती है, उसे हम अदिश कहते हैं। और जिसमें दोनों की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। इस हिसाब से हमें देखते हैं सदैव धारा का प्रवाह एक नियत दिशा में होता है, लेकिन ये हमारी विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है जिसमें दिशा होते हुए भी अदिश राशि है। इसका कारण क्या है कि दूसरा चीज हमारा होता क्या है कि जब ये अदिशों के योग का नियम पालन करेगा वही राशि हमारी अदिश या सदिश होगी। जैसे कि हमारे अदिशों का योग होता है क्या कि सदिश राशियों का योगफल हमारा एक नियम है कि जो समानांतर चतुर्भुज या त्रिभुज के नियम का पालन करती है, लेकिन विद्युत धारा का योग जो है या समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। इस कारण से विद्युत धारा को हम सदैव एक जानते हैं क्या है कि एक अदिश राशि है। यानी हमें इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इसके प्रवाह की दिशा होते हुए भी यह एक अदिश राशि है, क्योंकि जैसे कि यह माना गया है, इसे रफ कार्य लिख लिया, आप लोग नोट मत करना। ऐसा है क्या, जैसे दो मान लीजिए ये वेक्टर राशियां और ये जोड़ी गई हैं, ये मान लीजिए P है और ये Q है और ये बीच का कोण आपका थीटा हो, तो ये परिणामी का मान आपका क्या होगा? ये इसके बीच के कोण पर निर्भर करता है परिणामी कितना होगा। और परिणामी R बराबर हमारा होता है क्या है कि √P² धन Q² धन 2PQ cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है उन दोनों राशियों के बीच का कोण है। लेकिन कभी भी यदि दो चालक तारों में धारा इधर से इधर बह रही है और इसका परिणामी इधर को जा रहा है, तो इस परिणामी यहाँ पर यदि I1 है और यहाँ पर I2 है और यहाँ पर परिणामी इसका I हो, तो सदैव I का मान I1 प्लस I2 के योग के बराबर ही होगा या उसके बीच के कोण के मान पर नहीं निर्भर करती है। इस कारण से इसे हम सदैव क्या मानते हैं कि विद्युत धारा हमारी है क्या? एक अदिश राशि है। आइए इसी के साथ साथ हम लोग यह भी देख लेते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या है। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक I बराबर कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति
सेकंड। जहाँ कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, और सेकंड समय का मात्रक है, तो अब कूलाम कूलाम बराबर होता है कूलाम पर सेकंड। तो चलिए इसका हम निकालते हैं। क्या बीमा निकालना चाह रहे हैं कि विद्युत धारा की बीमा क्या होगी। चलिए बीमा छोड़ दीजिए, बीमा है, बीमा आगे देखना, बीमा जहाँ एक साथ से रहना। चलिए इसका मात्रा कितना है। अब इसके बाद में हम लोगों को देखना क्या है, अगली हेडिंग हमारी आती है कि आवेशों के बीच हमने पढ़ा क्या था कि दो अलग अलग आवेशों के बीच में किस प्रकार से बल कार्य करते हैं। वे आकर्षण भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ये इस बल की मात्रा कितना है वो दोनों आवेशों पर निर्भर करता है और आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये दोनों आवेश समान हैं तो बल क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और ये दोनों आवेश असमान हैं, यानी एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है, तो वहाँ पर आकर्षण होगा। और ये ठीक जिस प्रकार से हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया है, जिसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ साथ जोड़ा जाता है। और इस नियम को कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बनाया था और इसे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या कूलाम का बल या कूलाम का नियम, चाहे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कहा जाए या कूलाम के बल का नियम कहा जाए या कूलाम का नियम कहा जाए, एक ही बात है। और यह होता क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण और अथवा प्रतिकर्षण होता है, जो उनकी आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। समान आवेशों के बीच आकर्षण तथा विपरीत आवेशों के बीच प्रतिकर्षण कार्य करता है। अब आइए देखते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में हमने यह देखा था कि दो अलग अलग पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल सदैव क्या होता था, उनकी मात्राओं के गुणनफल के बराबर तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक यहाँ पर ही वही है। इनके अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग
वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 तथा Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर हों तो लगने वाला वैद्युत बल F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर एक आवेश है हमारा Q1 और दूसरा यहाँ पर आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी जो है ये R है, तो लगने वाला बल हमारा इतना होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, F जब बराबर का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक आएगा और जिसे हम पढ़ेंगे क्या कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। y के लिए k बराबर 1, तो यह बराबर Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर होगा। इसका मात्रक न्यूटन या कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बस।